स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले 1.5 साल में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य तय करना बताता है कि अब सरकार बढ़ती बेरोजगारी को गंभीरता से ले रही है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हमेशा सरकारों के लिए परेशानी का सबब बने हैं। आम चुनाव के 2 साल पहले मोदी सरकार की चिंता का केंद्र यदि ये मुद्दे बन रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है। 10 लाख नौकरियों में ज़्यादातर तो वे पद होंगे जो लंबे समय से विभिन्न क्षेत्रों में खाली पड़े हैं। सरकार की इस घोषणा से बेरोजगारों ने राहत की सांस ज़रूर ली होगी, लेकिन सुरसा के मुंह की तरह फैलती जा रही बेरोजगारी में 10 लाख नौकरियां ऊंट के मुंह में जीरा जैसे ही होंगी। यह भी तथ्य है कि केंद्रीय नौकरियां भी लगातार कम होती जा रही हैं। केंद्र सरकार के कुल पद वर्ष 1994 के 41.76 लाख से घटकर वर्ष 2014 में 38.9 लाख रह गए थे। वर्ष 2021 में यह संख्या मात्र 34.5 लाख रह गई है। वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2016 के बीच केंद्र सरकार में औसतन 1 लाख लोगों को ही नौकरी मिली। अगले 18 महीनों में सरकार 10 लाख जॉब दे पाती है तो यह वाकई सराहनीय आंकड़ा होगा। यह मानना होगा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के मामले में सरकारी क्षेत्र की क्षमता काफ़ी सीमित है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष करीब 1.2 करोड़ युवा रोजगार हासिल करने की उम्र में शामिल हो रहे हैं। इसलिए प्रतिवर्ष कम से कम 60 लाख नई नौकरियों का सृजन ज़रूरी है। जाहिर है यह सिर्फ सरकारों के भरोसे नहीं हो सकता, निजी क्षेत्रों की इसमें काफ़ी बड़ी भूमिका हो सकती है। सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि 15 से 21 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 12.9%, 20 से 24 साल के युवाओं में 42% और 25 से 29 साल आयु वर्ग में 12.7% है। बढ़ती बेरोजगारी की वजह विभिन्न क्षेत्रों में ऑटोमेशन का बढ़ता इस्तेमाल भी है। समय आ गया है जब सरकार विकास दर जीडीपी के आंकड़ों को देखकर खुश न हो। एक अध्ययन के अनुसार पिछले 1 दशक में भारत में प्रति 1% रोजगार का जीडीपी पर मात्र 0.1% असर हुआ है। दुनिया भर में यह महसूस किया गया कि उत्पादकता बढ़ने के बावजूद नौकरियां कम हुई हैं। भारत जैसे देश को नीतियां बनाते समय इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि नौकरियों के मामले में दलीय राजनीति को परे रखकर केंद्र और अन्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। इसके बगैर कोई भी लक्ष्य हासिल करने में हम सफल नहीं होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि सौर ऊर्जा का पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम योगदान रहता है। यह भी सच है कि लोग लगातार इस गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान तो सौर ऊर्जा का सिरमौर बन गया है और यहाँ पूरे देश में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। सरकारी आंकड़ा है कि प्रदेश में 13
1156.61 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। इसके लिए खेतों और खाली ज़मीन पर लगाए गए संयंत्र सर्वाधिक 11,228.35 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर वैसे भी संकट है। कोयले की कमी अचानक ही थर्मल पावर प्लांट्स को बंद कर देती है, लेकिन सौर व पवन ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में निवेश भी तेजी से बढ़ा है। अडानी, अंबानी और टाटा जैसे बड़े समूह भी राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र लगा रहे हैं। आधिकारिक सौर ऊर्जा संयंत्र लगकर वैकल्पिक ऊर्जा का बेहतर साधन बने, यह सब चाहते हैं सरकार भी और आम जनता भी। लेकिन पश्चिम राजस्थान में जोधपुर से लेकर बीकानेर तक गांव-गांव में लग रहे सौर ऊर्जा संयंत्र विकास के उजले पक्ष के पीछे काले सच को भी उजागर कर रहे हैं। सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए ली जा रही जमीनों पर खड़े बरसों पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं। जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर जैसे सौर ऊर्जा संयंत्र बहुल इलाकों में लोग आंदोलनरत हैं। जोधपुर की बाप तहसील के बड़ला गांव में सबसे पहले एशिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी हब स्थापित किए जाने के बाद फलौदी व बाप इलाकों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगने लगे हैं। ग्रामीणों का इस बात पर ऐतराज है कि संयंत्रों के लिए अवाप्त की जाने वाली जमीनों पर राज्य वृक्ष खेजड़ी ही नहीं, रेतीले इलाकों की जैव विविधता में अहम भूमिका निभाने वाले कैर, कूमट व जाल आदि के सालों पुराने पेड़ काटकर जमीन में दफन किए जा रहे हैं। बाप के बड़ी सिड्ड गांव के ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने जेसीबी की मदद से जमीन खोदी तो वहां दफनाए गए कई पेड़ों के अवशेष निकले। इसी तरह जैसलमेर के फतेहगढ़ व पोकरण तथा बीकानेर के कोलायत आदि इलाकों में पेड़ काटे जाने की शिकायतें सामने आई हैं। नियमानुसार जहां पेड़ काटे जा रहे हैं वहां 10 गुना ज़्यादा पेड़ लगाने होते हैं, लेकिन कहीं पालना नहीं हो रही। स्टॉप।